हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित कल हम लोगों ने प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ा था और उसके फैक्ट्स को जाना था। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मध्यकालीन बिहार जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर 2-3 बार देख लेंगे। इसके अलावा आधुनिक बिहार भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आप उसको 1-2 बार जरूर रिवीजन करके जाएंगे। इन तीनों वीडियो से लगभग आपको 8 से 10 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले फैक्ट्स की ओर। और क्या है आज के इस चैप्टर में उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखो तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कई खंडों में तोड़ करके पढ़ा जाना चाहिए, ताकि आप अच्छे ढंग से इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और इसके फैक्ट्स को याद रख पाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आते हैं कि बिहार में मध्यकालीन जो इतिहास प्रारंभ होता है उसकी कैसे कैसे क्रम है। सबसे पहले जब बिहार में प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वो समाप्ति की ओर था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कल कि पाल वंश जो था वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहा था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जब पाल वंश का पतन शुरू होता है तो एक नया वंश आता है जिसका नाम है सेन वंश। ये सेन वंश मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसी समय बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, वो बिहार के क्षेत्र में आक्रमण करता है और बिहार को तहस नहस करता है। साथ ही साथ वो बंगाल को भी तहस नहस करने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में तुर्क शासन का और तुर्कों के द्वारा पहले बार बिहार में प्रवेश शुरू होता है, जो कि बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसी समय बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक नया वंश था, जो कि एक क्षेत्रीय वंश था, जिसे हम लोग कर्नाट वंश के नाम से जानते हैं। ये शासन कर रहा था। तो मिथिला क्षेत्र में कौन सा वंश शासन कर रहा था उसके बारे में जानना है। जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं तो दिल्ली के क्षेत्र में सल्तनत काल का उदय होता है, जो कि ऐबक के समय से ही शुरू हो जाता है। उस ऐबक के बाद के जो दौर आते हैं और अलग अलग सल्तनत शासक आते हैं, उसका बिहार से कैसा संबंध रहता है और बिहार में क्या क्या घटनाएं घटती है, तो सल्तनत काल के दौरान जो बिहार है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी समय में बिहार के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में अफगानों का एक दौर शुरू होता है, जिसमें शेर शाह सूरी जो है वो एक प्रमुख शासक बन करके उभरता है। और न केवल बिहार बंगाल के क्षेत्र में, बल्कि वो दिल्ली पर जा करके मुगल सत्ता को हटा करके वो अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। तो शेर शाह सूरी पढ़ेंगे। और लास्ट जो है, जब शेर शाह सूरी पुनः समाप्त हो जाता है और उसके सूरी वंश का समापन हो जाता है, जो सूर वंश कहते हैं, उसका समापन हो जाता है, तो पुनः मुगल काल जो है वो उभर करके आता है और मुगलों की सत्ता दिल्ली में स्थापित हो जाती है। और बिहार में भी मुगलों से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 चैप्टर है, जिन 5 चैप्टर से अगर आप फैक्ट्स को थोड़ा याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के बारे में। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार जो मुस्लिम शासन की नींव जो है वो बिहार में किसी ने रखी थी, तो बख्तियार खिलजी ने। ये दोनों ही प्रश्न 60 से 62वीं बीपीएससी जो है उसमें पूछा गया है। तो 60 से 62वीं बीपीएससी के क्रम में 2-2 बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग व्यू से पूछा गया था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ऐबक का दास था, जिसने बिहार के क्षेत्र में जो है वो इस्लाम और अपने साम्राज्य का विस्तार करने आया था। इस समय बिहार में छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन हुआ करता था और उत्तर बिहार में मुख्य रूप से मिथिला और जो तिरहुत का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो है वो ओदंतपुरी, जिसे बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, वहाँ की विजय थी, जो कि 1198 में हुई। 1198 से लेकर के 1206 के बीच में उसने बिहार बंगाल के कई क्षेत्रों को जीता था, जिसमें पहला जो उसका सफलता था वो ओदंतपुरी था। उसके बाद बात करें तो बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में आक्रमण करते हुए बिहार के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते हुए वो बंगाल जाता है। बंगाल जाने के क्रम में 1203-4 में वो नदिया, जो कि बंगाल की राजधानी थी, सेन वंश की राजधानी थी, उस पर चढ़ाई करता है। और उस समय सेन वंश का शासक जो था लक्ष्मण सेन, वो अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। यानी
वो इसके डर से जो है, बख्तियार खिलजी के क्रूरता के डर से, वो खुद ही सेन वंश को छोड़ करके चला जाता है और इस तरह से बंगाल के क्षेत्र पर जो है वो बख्तियार खिलजी का अपना आधिपत्य कायम हो जाता है। ऐबक के दूत के रूप में बख्तियार ने अपनी राजधानी जो है वो लखनौती में बनाई और उस तरह से उसने बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। बख्तियार के कुछ अन्य कार्यों में जो कि महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन के रूप में आते हैं, वो है उसने ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने की घटना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने नष्ट करने के क्रम में कहा जाता है कि वो उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, जो कई वर्षों तक वो आग बुझी नहीं, इतनी किताबें उन लाइब्रेरी में थी। तो बख्तियार की ये जो घटना थी विश्वविद्यालय को नष्ट करने संबंधी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है उसके ही एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में ही दफना दिया गया। ये भी फैक्ट कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये था बख्तियार खिलजी और बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है बिहार में और बंगाल के क्षेत्र में किए गए आक्रमण का क्रम। अब आते हैं हम लोग कर्नाट वंश के बारे में। कर्नाट वंश जो कि मिथिला के क्षेत्र में जो है शासन कर रहा था। इसके संस्थापक जो थे वो नान्यदेव थे। ये भी VVI है और ये भी प्रश्न के रूप में पूर्व में पूछा गया है। इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो तिरहुत और मिथिला का संयुक्त क्षेत्र था और इसी क्षेत्र पर इस वंश का शासन हुआ करता था। इसकी राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ थी, और सिमरावगढ़ कहाँ, तो ये नेपाल में जो है सिमरावगढ़ है और वहाँ पर इसकी राजधानी थी। बख्तियार खिलजी जब बिहार के क्षेत्र में अभियान पे आया था तो उस समय नरसिंह देव जो था वो इस वंश का शासक था। नरसिंह देव ने ये देखा कि इसके साथ लड़ाई करने से हमारा वंश पतन हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, नजराना और भेंट देना शुरू कर दिया और बख्तियार खिलजी को सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने कर्नाट वंश का पतन नहीं किया और कर्नाट वंश को छोड़ दिया। मिथिला क्षेत्र पर विजय गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो हुआ, जब गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल के अभियान पर निकला था 1324-25 में, तो उस समय जो कर्नाट वंश था उसको भी उसने जो है पतन कर दिया और इस समय कर्नाट वंश का जो शासक था वो हरि सिंह देव था। तो आपको 3 पॉइंट इसमें से याद रखना है। पहला, इसका संस्थापक नान्यदेव। बख्तियार खिलजी आया तो उस समय नरसिंह देव, और जब गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में अभियान किया तो उस समय हरि सिंह देव जो है इस वंश का शासक हुआ करता था। हरि सिंह देव ही इसका अंतिम शासक स्थापित हुआ, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश का पतन कर दिया। वे एक महान समाज सुधारक के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे और जाने जाते थे। तो हरि सिंह देव जो थे वो न केवल एक शासक के रूप में प्रचलित थे बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी प्रचलित थे। तो कर्नाट वंश से बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, इतने ही फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपको प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आते हैं सल्तनत काल और बिहार के संबंध के बारे में। तो सल्तनत काल में दिल्ली एवं बंगाल के बीच एक युद्ध का अखाड़ा जो है वो बिहार बन गया। दिल्ली वाले चाहते थे कि बंगाल पर विजय प्राप्त करना है और अगर बंगाल पर विजय प्राप्त करना है तो उन्हें बिहार से होकर के ही जाना पड़ता था। ऐसे में बिहार जो है ये एक अखाड़ा साबित हो गया। इल्तुतमिश पहला सल्तनत सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। पहला अभियान जो है सबसे पहली बार अगर किसी ने किया था तो वो इल्तुतमिश ने किया था। इसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, लेकिन ये अस्थाई नहीं रहा। सबसे अस्थाई अधिकार जो है वो तुगलक काल में हुआ, जब बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। और ये नियंत्रण किसने किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में जब बंगाल पे अभियान किया तो उसने कर्नाट वंश का पतन कर दिया और बिहार पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो आक्रमण हुआ वो ऐबक के दास जो बख्तियार खिलजी था उसने किया, बाद में इल्तुतमिश ने स्वयं किया और बाद में फिर गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं करके बिहार को पूर्णतः अपने अधिपत्य में ले लिया। तो ये था एक क्रम। आइए और अन्य फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। फिरोज शाह भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया। पटना गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों से उसके द्वारा अनुदान दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि राजगीर के जैन मंदिरों में किस शासक द्वारा अनुदान दिए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो वो फिरोज शाह। कहा जाता है कि फिरोज शाह जब बंगाल के अभियान पे निकला था 1359 में, तो वो बिहार होते हुए गया था और उस क्रम में उसने जो है जैन मंदिरों को दान दिया था। ये बात अभिलेख में वर्णित किया गया है। इसके अलावा पटना और गया में उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें फिरोज शाह के संबंध में वर्णन मिलता है।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। चूँकि ये उस समय पूरी तरह से जो है वो तुगलकों के अधीन ही था, तो उस समय राजधानी के रूप में बिहार शरीफ जो है वो काफ़ी प्रचलित था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब सल्तनत का शासन जो है बिहार के क्षेत्रों पे था तो उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। 13वीं शताब्दी के मध्य मिन्हाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम उल्लेखित किया गया है। तो मिन्हाज की जो रचना है तबकात ए नासरी, इस नासरी में जो है वो बिहार के नाम का वर्णन मिलता है और इसी से पूरे इस जो तथ्य हैं फिरोज शाह और अन्य, ये जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में अफगान और बिहार में शेरशाह सूरी। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। अब देखिए, जैसे ही सल्तनत काल में तुगलकों का दौर ख़त्म होता है और लोदी का दौर आता है, तो लोदी का दौर आते आते बिहार पर उनकी पकड़ जो है थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। सिकंदर लोदी ने क्या किया कि दरिया खां नुहानी नाम के एक व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल बना दिया और कहा कि आप वहाँ पे शासन देखिए। बाद में इब्राहिम लोदी आया और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। कैसे? तो बाबर के साथ जब पानीपत की लड़ाई लड़ता है और वो हार जाता है। जैसे ही हार जाता है तो दरिया खां नुहानी को एक स्वतंत्र क्षेत्र मिल जाता है और उसका पुत्र जो है बहार खां नुहानी जो है ये बन जाता है बिहार क्षेत्र का प्रशासक। और शुरू में तो बहार खां ने जो है ये माना कि हाँ हम मुगलों के अधीन रहेंगे, लेकिन बाद में उसने स्वतंत्र क्षेत्र रखने की घोषणा कर दी। तो दरिया खां के समय तक सल्तनतों के आगे झुकते थे ये। बाद में इन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, हम स्वतंत्र शासन चला सकते हैं और इस तरह से बहार खां नुहानी ने जो है स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर बिहार में एक तो बहार खां नुहानी था और जिन्होंने बाबर से पराजय प्राप्त की थी, जिसमें महमूद लोदी प्रमुख था, वो भी भाग करके बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। तो बिहार में अब दो प्रकार के अफगान थे, एक बहार खां नुहानी और दूसरा महमूद लोदी। बाबर को ये बात पता थी कि अगर हमको सत्ता सुदृढ़ करनी है तो इन अफगानों को पराजित करना होगा। तो उसने क्या किया कि फिर से बिहार के क्षेत्र में अफगानों को हराने के लिए आक्रमण किया, जो कि 1529 में घाघरा के युद्ध के रूप में प्रचलित है और इसमें उन्होंने फिर अफगानों को पराजित कर दिया। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया और वो मर गया। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं जो है वो सत्ता में आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अफगान पूरी तरह से जो है वो खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि बाबर ने अपने सत्ता को पूर्णतः सुदृढ़ किए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई थी और हुमायूं के लिए ये चैलेंज था कि उसे सुदृढ़ करना है। इसी बीच में बिहार के क्षेत्र में एक व्यक्ति का उदय होता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। क्या है इसकी कहानी और कैसे हुमायूं और अफगानों की होती है लड़ाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेरशाह सूरी का जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में हुआ और इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के एक जागीरदार थे और यही नुहानियों के अंतर्गत जो है ये जागीरदारी का काम करते थे। इसके अलावा इसके बचपन का नाम जो था वो फरीद था। बहार खां नुहानी या लोहानी ने जो है इनको शेर खां की उपाधि दी थी। अब बहार खां ने इसको शेर खां की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि इसने एक तलवार से एक शेर को मार दिया था। तो शेरशाह सूरी जो है वो काफ़ी ताकतवर थे और उन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। नुहानियों का पतन हो रहा था। नुहानियों के पतन के क्रम में शेर खां ने बहार खां की मृत्यु के बाद बहार खां की जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था दूदू बेगम, इस दूदू बेगम से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के साथ ही उनको पूरा का पूरा बिहार क्षेत्र जो है एज ए शासक के रूप में मिल गया, क्योंकि राजा की पत्नी से विवाह करने के बाद स्वाभाविक है कि राजा का पद जो है वो शेर खां को मिल गया। शेर खां ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। बिहार को मजबूत करने के लिए 1536 में उसने लड़ाई लड़ी, सूरजगढ़ की लड़ाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शेरशाह से संबंधित पूछा जाता है। शेरशाह ने इस युद्ध में बंगाल के तत्कालीन राजा को हरा दिया और इससे क्या हुआ कि बंगाल के क्षेत्र पर बिहार का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये घटना जब पता चली हुमायूं को कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नए अफगानों का उदय हो रहा है, तो उसने आक्रमण किया और चाहा कि शेरशाह को दबा दे। और इस क्रम में 1539 में चौसा का एक युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हुई, लेकिन शेरशाह की ही जीत हो गई
और इस जीत के बाद शेर शाह की उपाधि जो है, असली उपाधि शेर शाह ने ली थी। उससे पहले वो फरीद और शेर खां के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं भाग करके वापस लौटने लगा दिल्ली और शेर शाह करने लगा पीछा करने के क्रम में 1540 में ये दोनों कन्नौज में जा पहुँचे और कन्नौज, जिसे बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं को पूर्णतः जो है शेर शाह ने पराजित कर दिया और दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हो गई। तो दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो 1540 के कन्नौज युद्ध के बाद। इसके बाद हुमायूं भाग करके ईरान में शरण लेने चला गया और दिल्ली पर सूरवंश का उदय हो गया और मुगल वंश का पतन हो गया। शेर शाह ने अपने इस विजय के बाद मात्र 5 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने न केवल युद्ध जीते बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार भी किए। बिहार के क्षेत्र में शेर शाह ने क्या किया कि पटना का एक दुर्ग बनवाया तथा इसे नगर का बिहार की राजधानी बना दिया। ये 1541 की घटना है जब पटना को राजधानी बनाया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्तनत काल में जो राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी, और जब मुगल आए और मुगल के बाद जब शेर शाह सूरी आया तो पटना को राजधानी बना दिया गया। इस पटना को राजधानी बनाने का वर्णन जो है वो अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी नामक पुस्तक में मिलती है। इसके अलावा शेर शाह ने अपने छोटे अल्पकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1543 में उसने रायसीन की लड़ाई लड़ी, 1544 में उसने मारवाड़ को विजय किया और 1545 में कलिंजर की अभियान में वो घायल हो गया। आपने पढ़ा भी होगा कि तोप आगे के बजाय पीछे ही फट गया था और तोप के गोले के फटने के कारण वो बुरी तरह घायल हो गया और कुछ दिनों बाद यानी 1545 में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से शेर शाह सूरी का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा रहा, लेकिन उसकी उपलब्धियां काफ़ी बड़ी रहीं। शेर शाह ने बिहार के क्षेत्र में कुछ और काम किए थे जो कि प्रश्न बन सकते हैं। वो है, शेर शाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। यह एक कृत्रिम झील के मध्य जो है अष्टकोणीय इमारत है जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब यहाँ पे सासाराम में मकबरा से संबंधित क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो ये सब थोड़े से फैक्ट्स आपको रिकॉल कर लेने और ध्यान रखने। शेर शाह ने जब्त प्रणाली भी चलाई अपने शासन के दौरान। जब्त प्रणाली जो थी एक भूमि से संबंधित प्रणाली थी जिसमें टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी। इसमें सिस्टम ये था कि भूमि की पहले माप ली जाएगी और माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाएगा। बाद में इस व्यवस्था को अकबर ने भी अपनाया था और अकबर के समय में ये जब्त प्रणाली जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई थी। तो ये जब्ती या जब्त प्रणाली कही जाती है, ये काफ़ी प्रचलित हुआ था। इसके अलावा शेर शाह सूरी के शासनकाल में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ, जीटी रोड का निर्माण हुआ, उसने रुपये के सिक्के चलाए जो कि 148 ग्रेन चांदी से बने थे, उसने सिकंदरी गज का निर्माण कराया जो कि भूमि के नाप के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो ये कई ऐसी उपलब्धियां थी जो कि शेर शाह के साथ जुड़ती हैं। बाद में चल करके जब मुग़ल शासन करने आते हैं पुनः दोबारा, तो मुग़लों ने शेर शाह सूरी द्वारा अपनाए गए कई दिलचस्प चीज़ें, जैसे खास करके जो राजस्व से संबंधित थी, प्रशासन से संबंधित थी, उन सिस्टम को उन्होंने पूर्णतः अपनाया था। अब आ जाते हैं फिर से शेर शाह सूरी के पतन के बाद बिहार और मुग़ल साम्राज्य। तो 1555-56 में मुग़ल राज्य की पुनः स्थापना हो गई, क्योंकि जब शेर शाह सूरी मरता है तो उसके वंशज शासन करने आते हैं और उनके वंशज भी 1555 तक वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं और हुमायूं वापस आ जाता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर जो है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के साथ लड़ता है और मुग़ल वंश को स्थापित कर देता है। उस समय क्या होता है कि इस समय बिहार के क्षेत्र में ताज खां करारानी नाम का एक व्यक्ति जो है वो अफ़गान राज्य का नेतृत्व कर रहा था। यानी शेर शाह के मरने के बाद भी बिहार में अफ़गान ख़त्म नहीं हुए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति उभरा जिसका नाम था ताज खां करारानी और उसने बिहार क्षेत्र को अपने नेतृत्व में ले लिया। ताज खां ने क्या किया कि मुग़लों को समय समय पर नजराना भेजना शुरू कर दिया, जिससे ताज खां को कोई परेशानी नहीं हुई और अकबर भी नया नया शासक बना था, उसने भी उसे शासन करने दिया। लेकिन ताज खां का पुत्र दाऊद खां करारानी बाद में शासक बना और उसने अकबर के प्रति सम्मान की नीति का विरोध किया और नजराना भेजना बंद कर दिया, जिससे अकबर क्रोधित हुआ और अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं जो है आक्रमण करने का निर्णय लिया।
1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां कराड़ानी को बिहार छोड़कर भागना पड़ा। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम से लेकर के और अन्य कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने जब बिहार पर अभियान किया था तो बिहार में किस अफगान शासक को जो है वो भागना पड़ा था। तो बिहार में उस समय दाऊद खां कराड़ानी का शासन था और दाऊद खां कराड़ानी को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा। और इसी समय जब अकबर ने बिहार को जीता तो पूर्णतः जो है वो बिहार वो मुगलों के अधीन हो गया और लंबे समय तक अधीन रहा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक साबित हुआ और इस समय से मुगलों के अधीन बिहार की सत्ता चली गई। अब आते हैं 1580 में बिहार को मुगलों का एक सूबा और प्रांत घोषित कर दिया गया। जब अकबर ने इस क्षेत्र को जीत लिया 76 में, तो उसके बाद 80 में एज एक स्टेट के रूप में इसे उन्होंने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अकबर द्वारा प्रारंभ में मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बना दिया गया। बाद में अकबर ने इस क्षेत्र के विकास के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए यहाँ के गवर्नर के रूप में मान सिंह को भेजा। राजा मान सिंह एक योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने 1587 से 1594 तक मुगलों का जो है एक मजबूत आधार तय कर दिया और उन्होंने कई क्षेत्रों को जीत करके बिहार को सुदृढ़ बना दिया। तो यानी सबसे प्रसिद्ध अगर कोई गवर्नर हुआ बिहार क्षेत्र में तो मानसिंह हुआ। प्रारंभ में अकबर ने किसको गवर्नर बनाया तो वो मुनीम खां था। जहांगीर ने भी बिहार के क्षेत्रों में अपने गवर्नर बनाए, जिसमें राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। चूंकि बिहार का महत्व इतना बढ़ता जा रहा था कि जहांगीर ने अपने राजघराने के पुत्र परवेज को बनाया और यहाँ से एक रिवाज शुरू हो गई कि बिहार के क्षेत्र का गवर्नर हमेशा राजघराने का एक राजकुमार ही होगा। तो राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। बाद में औरंगजेब जब शासन करने आता है मुगल वंश में, तो उसने भी राजकुमार अजीम को जो है ये बिहार का गवर्नर बना करके 1702 ईस्वी में भेज दिया। 1702 ईस्वी में जब वह बिहार आया और उसने शासन किया तो उसने अपने नाम के आधार पर पटना का नामकरण किया और उसने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद रखा। इसके अलावा कई गलियों के नाम जो है उसने परिवर्तित किए। हालांकि आज भी पटना को कई शब्दों में अजीमाबाद कहा जाता है। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था तो औरंगजेब के राजकुमार अजीम द्वारा ये नामकरण किया गया था। तो इससे जुड़ा हुआ फैक्ट अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बिहार से जुड़ी कुछ और घटनाएं हैं जो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर वह पहला शासक था जिसने बिहार में आकर के राज्याभिषेक अपना कराया था। तो 1713 ईस्वी में पटना के क्षेत्र में जो है वो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। बाद में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी बिहार में होने की सूचना या जानकारी मिलती है। तो ये था मुगलों और मुगलों के साथ बिहार का संबंध। इसी समय में जब मुगल मजबूत थे और जब मुगल कमज़ोर होने लगे तो बंगाल का पुनः उदय होने लगा और वहाँ से भी बिहार के संबंध जुड़ते हैं। बंगाल के नवाब एवं बिहार। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद कमज़ोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। ये एक प्रमुख घटना है कि जहां प्रारंभ में बिहार बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में एक मजबूत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब बंगाल जो है वो खुद मजबूत होने लगा तो उसने क्या किया कि बिहार क्षेत्र को अपना हिस्सा बना लिया। कैसे बना आइए देखते हैं। बिहार का जो अंतिम उप गवर्नर था वो अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां ने क्या किया कि पहले बिहार के क्षेत्र में शासन किया और बाद में जाकर के 1740 में उसने बंगाल का नवाब बन गया। जैसे ही वो बंगाल का नवाब बना तो बिहार को बंगाल के क्षेत्र में शामिल कर लिया। 1756 तक वह शासन करता रहा और अलीवर्दी खां की मृत्यु जो है 1756 ईस्वी में हुई। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा और संयुक्त रूप से एक ही प्रांत के रूप में कहलाता रहा। इस तरह से ये तीनों जो है एक क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए। और बाद में आपको पता ही है 1756 के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम लोग आधुनिक काल में पढ़ेंगे, जब पलासी का युद्ध होता है और सत्ता जो है बिहार की अंग्रेज़ों के हाथ चली जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से पलासी के युद्ध से शुरू करेंगे और अंग्रेज़ों के समय की बिहार की घटनाएं, क्रांति विधियाँ क्या थी और क्रांति से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं, फैक्ट्स क्या हैं बिहार से संबंधित,
उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये PDF आपको अभी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। छोटा वीडियो है, इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। बिहार के इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सभी बिंदुओं से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप एडुटेरिया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप जा कर के जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन बैंक है उसको बना सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों के लिए, और आने वाले PT के बाद जो प्रोग्राम कुछ लॉन्च होंगे तो यहीं से लॉन्च होंगे, तो इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।